सो एक्सरसाइज 2 थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। In the first question, given the system of constant entropy at constant volume it attained the equilibrium state of minimum energy. तो देखो आपको गैस फ्री एनर्जी का रिलेशन बताया था, dg is equal to vdp minus sdt होता है, vdp minus sdt। तो उसने लिखा है the system at constant entropy and constant volume will attain the equilibrium state of minimum energy। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम और एंट्रोपी कांस्टेंट कर देंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी डेल्टा पी हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ डी डेल्टा टी हो जाएगा। तो वी डेल्टा पी एंड एस डेल्टा टी का डिफरेंस लिखना है, तो ऑब्वियसली इट विल गो टू मिनिमम एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अगले केस में लिखा है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑन इंक्रीज इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये भी आपको बताया था कि जो डेल्टा एस टोटल होता है वो पॉजिटिव लिखना होता है। तो हमारा रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेप में लिखा है द प्रोसेस दैट वुड बी स्पॉन्टेनियस बस एंट्रोपी इज लेस देन 0 एंड डेल्टा ई इज पॉजिटिव। तो आपको पता है कि हमारा रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म अगर नेगेटिव होगा तो ये डेल्टा जी का साइन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट में लिखा है प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा इज नेगेटिव। तो ये परफेक्ट हो गया। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव बनेगा, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस हो जाएगा। In this case, your correct answer is A, B, and D. C statement becomes wrong. ठीक है, ओके। इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब होता है मास इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव मीन्स मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो उसमें अगर मास इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो एंथैल्पी देखो एनसीपी डेल्टा टी होता है मास डिपेंडेंट, डेंसिटी जो है वो मास इंडिपेंडेंट, ये इंटेंसिव हुई। वॉल्यूम जो होता है वो मास डिपेंडेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मास इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी एंड डी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 योर आंसर मस्ट बी बी एंड डी। आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग होगा, इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। एक बार सही कर लीजिएगा, अगर आंसर फॉल्ट है तो आंसर मस्ट बी बी एंड डी। ओके, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, तो सही कर लीजिए आंसर। Question number 3 is given which of the following statement are correct? The entropy of an isolated system increases in the irreversible process. तो इस क्वेश्चन को देखना है अपने को। अगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपको बताया मैंने डेल्टा एस टोटल क्या होता है, इंक्रीजिंग या पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। ठीक है, और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्यू जीरो हो जाएगा। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस प्रोसेस का क्यू जीरो हो जाएगा। क्यू जीरो हो जाएगा तो जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू बाई टी सराउंडिंग होता है। और प्रोसेस चूंकि इरिवर्सिबल है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका मतलब डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग मतलब करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ। अगले केस में लिखा है द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी ठीक है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हुआ हमेशा, तो इनका जो डेल्टा एस टोटल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो आएगा इसका, और डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो आएगा। अगर आपने कल वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज सॉल्व करके दिखाई है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों के लिए मैंने एंट्रोपी कैलकुलेशन करके दिखाई है, सिस्टम और सराउंडिंग एंड टोटल। तो अगर मिस हो रहा है तो आपको पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालना आ जाएगा। वहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, अभी तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट केस तो लिखा है एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज। ये गलत हो गया, एंट्रोपी डिक्रीज कर सकती है। डी ऑप्शन लिखा है डेल्टा एस सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग आर नेगेटिव क्वांटिटीज। ये भी गड़बड़ हो गया। डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि अगर प्रोसेस
मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा राइज करेगी। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियसली डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग के लिए, अदरवाइज जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नेगेटिव क्वांटिटीज, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो कुछ भी आ सकता है, जीरो भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो डेल्टा एस टोटल हमें लिखना है, दिस इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एस नॉट वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एट 298 केल्विन एंड 1 बार आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। उसका टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज ही करेगी। आपको पता है फॉर थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है ये, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंट्रोपी इज 0 एट 0 केल्विन। उसके बाद अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो एंट्रोपी एलिमेंट ही राइज ही करेगी, ये एंट्रोपी चेंज नहीं है, ध्यान से पढ़िए। इट्स गिवन एस नॉट, मतलब एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो 1/298 केल्विन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 केल्विन पे 0 होता है तो उसके बाद एंट्रोपी राइज ही करेगा। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन 2H gives S2 डेल्टा S एंड डेल्टा H आर पॉजिटिव। तो देखो अगर दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो ये प्रोसेस कैसा होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो ये प्रोसेस डेल्टा एच नेगेटिव का होगा। दूसरी चीज, दो एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो इससे एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। तो डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव लिखा है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है डेल्टा एच सिस्टम इज नेगेटिव फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखो अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच सिस्टम क्या होता है, जीरो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम लोग लेंगे तो उसका क्यू रिवर्सिबल जीरो आ जाएगा, तो उसका एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितना आएगा, जीरो। तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। And the last option is when work done of adiabatic process is less than work done of isothermal process in the compression process of an ideal gas। ये सही है, आपको मैंने बताया था पीवी ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल ग्राफ के लिए ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक प्रोसेस, और मॉड लगा दिया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू पे वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक से ज्यादा होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया आपके लिए बी एंड सी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट करना है। समझ आया? बी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि डेल्टा एस दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, और सी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम जीरो आएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जो कि यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है सीधे, तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो एक पैराग्राफ है पूरा, तो एक बार पैराग्राफ पहले ध्यान से देखो आप। In this paragraph we have 9 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमने 36 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया है एट 50 डिग्री सेल्सियस, और थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है। इसका मतलब जो हीट एक्सचेंज होगा वो आइस और वाटर के बीच में होगा, कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। फॉलोइंग डेटा, तो आपको डेटा गिवन है, सीपी ऑफ वाटर गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है, और आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या होगा इसमें देखो, जो 9 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो पहले 9 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, और फिर 9 ग्राम ऑफ वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, एंड एट द सेम टाइम 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है 50 डिग्री सेल्सियस पे, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होकर 36 ग्राम ऑफ वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस आएगा। उसका मतलब आइस को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो पूरी एनर्जी वाटर से सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इतना समझ गए? जितनी भी एनर्जी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज बीन सप्लाइड फ्रॉम द वाटर, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है 35 से टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले आइस की एनर्जी लिखेंगे तो इट इज m इंटू
हीट ऑफ फ्यूजन विच इज 335 जूल्स पर ग्राम, इतनी एनर्जी पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में लगी। फिर एम एस डेल्टा टी अप्लाई करेंगे, सो 9 इंटू स्पेसिफिक हीट इज 4.18 इंटू डेल्टा टी हो गया आपका 3 डिग्री सेल्सियस, इतनी एनर्जी आइस को रिक्वायर्ड है। और ये एनर्जी हम वाटर से सप्लाई करेंगे, सो एम इंटू स्पेसिफिक हीट 4.18 इंटू डेल्टा टी विच इज 50 माइनस टी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले आपको टी निकालना है, तो चेक करके एक बार फटाफट कोई आंसर बताओ। तो यहाँ से सॉल्व करके टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो हम लोग कैल्विन में रिपोर्ट करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 297 कैल्विन रिपोर्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले स्टेप में पूछा है एंट्रोपी ऑफ आइस। तो अब देखो आइस की एंट्रोपी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो आइस के दो स्टेप कन्वर्ट हुए। एक 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो थी वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और फिर टी डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो दो स्टेप में एंट्रोपी निकालेंगे। तो एंट्रोपी ऑफ आइस लिखेंगे, तो पहले एंट्रोपी ऑफ आइस विल बी एंथैल्पी ऑफ आइस अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज 335 बाय 273, प्लस अगले वाले स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, सो एन सी पी एल एन ऑफ T2 बाई T1। सो मास दिया हुआ इसका 9 ग्राम, सी पी की वैल्यू 4.18 इंटू 2.303 लॉग ऑफ T2 बाई T1, यानी 297 बाय 273। ये आपकी टोटल एंट्रोपी आएगी, इसको सॉल्व कर दीजिए। प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज में एंट्रोपी चेंज होता है एंथैल्पी अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट फ्यूजन के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट पे एंथैल्पी अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट से आपकी एंट्रोपी चेंज आई जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे आपको, चूंकि क्वेश्चन में सीपी गिवन है, तो समझ में आ रहा है आपको कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमने वाटर को आगे कन्वर्ट किया टी डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस में, तो एंट्रोपी लिखेंगे एन सी पी एल एन ऑफ T2 बाई T1। क्योंकि यहाँ पे सीपी जूल्स पर ग्राम में दे रखा है, तो एम सी पी एल एन ऑफ T2 बाई T1 अप्लाई कर देंगे। तो मास हो गया 9 ग्राम, सीपी 4.18, तो T2 बाई T1 करो, तो ये जूल्स पर केल्विन में आपका आंसर आना चाहिए। एक बार सॉल्व करके इसको बताइए आंसर का। तो एंट्रोपी ऑफ आइस के बाद आप देखो एंट्रोपी ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो वाटर के लिए चेंज हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस वाटर से हम लोगों ने टी डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट किया है। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज लिखेंगे, तो एंट्रोपी ऑफ वाटर आएगा 36 इंटू 4.18 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 273 प्लस 50 हो गया 323, तो लॉग ऑफ 297 अपॉन 323। तो देखो ये एंट्रोपी नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी समझ में आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर कम करा रहे हो आप उसका, तो इस प्रोसेस से एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। बस बाद में डेल्टा एस टोटल पूछा है, तो दोनों का सम कर देना। इसको सॉल्व करना तो वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद लास्ट में डेल्टा एस टोटल निकाल लेना, तो डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एस आइस प्लस डेल्टा एस वाटर। साइन के साथ वैल्यू पुट करिएगा, तो आपकी एब्सोल्यूट टोटल एंट्रोपी आ जाएगी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा होगा। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 14। In question number 14 given, observe the graph and identify the correct statements. तो सेकंड T1 is melting point and T2 is boiling point। तो देखो अपने को ग्राफ दे रखा है, उसमें एक T1 पॉइंट दिया है जहाँ पे फ्यूजन लिखा हुआ है, और T2 जहाँ दिया हुआ वेपराइजेशन दिया है। तो आप एंट्रोपी वाली वैल्यू ध्यान से देख लो। इस वाले पॉइंट पे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन गिवन है या एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है। तो जहाँ फ्यूजन हो रहा होगा वहाँ पे फ्रीजिंग हो रही होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और जहाँ वेपराइजेशन रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो T1 मेल्टिंग पॉइंट, T2 बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आया? क्योंकि जो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है वो करस्पॉन्ड करेगा फ्रीजिंग कंडीशन को या मेल्टिंग पॉइंट को। और जो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है ये करस्पॉन्ड करेगा बॉइलिंग को। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट पता चल गया।
उसका लिखा है डेल्टा एस फ्यूजन इज ग्रेटर देन वेपराइजेशन, ये तो गलत हो गया क्योंकि वैल्यू देख के पता चलता है। और T2 इज लोअर देन T1, ये भी गलत हो गया। सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है, मतलब केवल ऑप्शन ए और बी चेक करना था, बी सी डी तो आप बी सी और डी तो ग्राफ देख के ही बता सकते हो। दैट एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हमेशा ज्यादा आएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन से, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड चेंज होने में जो एंट्रोपी चेंज होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू द एंट्रोपी चेंज व्हेन लिक्विड से गैस बनेगी। और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, तो ये चीजें ऑब्वियस है। तो इसलिए बी सी और डी तो ऑब्वियस ऑप्शन थे, वो 100% इनकरेक्ट है। आपको ए और बी चेक करना था, जो आप सिर्फ प्लॉट देख के चेक कर लो, राइट। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 is given, which of the following statement for diatomic gas is not correct? CVM is 5/2R and CPM is 7/2R at low temperature। तो मैंने आपको बताया था कि लो टेम्परेचर पे हम लोग जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसे एक्टिव नहीं कंसीडर करते हैं। तो एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इनएक्टिव। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इज इनएक्टिव। एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इनएक्टिव, ठीक है। तो CVM इज 5/2R, CPM इज 7/2R, एकदम करेक्ट हो गया। हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव कंसीडर कर लेंगे तो डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की एक बढ़ जाती है, तो 7/2R और 9/2R, ये भी करेक्ट हो गया। तो वैल्यू ऑफ CVM वैरीज लीनियरली विद द टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, एंड वैरीज नॉन लीनियर ही, तो करेक्ट हो गया। तो उसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। समझ आया? CVM वैरीज नॉन लीनियरली विद टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में CV CP चेंज होगा, जंप होते हैं। लो टेम्परेचर पे अलग, हाई टेम्परेचर पे अलग, तो दिस इज नॉट लीनियर वेरिएशन। तो उसका आंसर सी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। 18 में देखो, अगर हम ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस लेंगे तो ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए अगर CV रिपोर्ट करेंगे तो ये आएगा 5/2R, और CP लिखेंगे तो 7/2R लो टेम्परेचर पे। और अगर हाई टेम्परेचर लिखेंगे तो CV की वैल्यू बन जाएगी इसमें प्लस 4R करेंगे तो ये 13R/2 आ जाएगा, और CP की वैल्यू 15R/2 आ जाएगा। ये हाई टेम्परेचर हो गया। टेबल देखनी है बस, मैंने आपको सब सही से सिखाया हुआ है। इसके बाद यही चीज़ अगर नॉन लीनियर गैस के लिए ले लेंगे तो नॉन लीनियर गैस का CV होता है 3R और CP होता है 4R लो टेम्परेचर पे, और उसकी 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6R, और ये 7R हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन में पूछा है ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो CVM is 3/2R फॉर लीनियर मॉलिक्यूल एंड 6R फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ये करेक्ट हो गया क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी डेटा ले सकते हो। CVM is 6R for linear molecule and non-linear it is 13/2R, ये incorrect हो गया। The ratio of CPM and CVM are same values for the linear and non-linear molecules, ये भी गलत हो गया क्योंकि गामा अलग अलग होता है दोनों में। And ratio of CPM and CVM does not vary in temperature, ये भी गलत हो गया क्योंकि टेम्परेचर के साथ गामा चेंज होता है। लो टेम्परेचर पे अलग गामा होगा, हाई टेम्परेचर पे अलग गामा होगा। तो दिस क्वेश्चन इज में बी सी डी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23, it's given the heat of sublimation, delta H sublimation, latent heat of fusion and latent heat of vaporization of a substance are given, all measured at the same temperature and interrelated as। तो देखो आपको पता है कि जो सब्लिमेशन, आपको पता है हेस लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन ऑफ एंथैल्पीज होता है। तो अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें एक सॉलिड स्टेट है, पहले वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर स्टेट या गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगी, और एक प्रोसेस सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा,
तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा, और जब सॉलिड वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट होगा तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा। ऐसे होता है। अब आप हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन ऑफ एंथैल्पीज लगा दो, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के इक्वल आ जाएगी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसके बेसिस पे अगर हम आंसर रिपोर्ट करेंगे इसका, तो आंसर मस्ट बी डी, सब्लिमेशन माइनस वेपराइजेशन इज फ्यूजन। यस, तो उसका आंसर जो है वो डी बन जाएगा। देखिए ठीक है। अगले केस में लिखा है द सब्सटेंस विच सब्लाइम्स ऑन हीटिंग लाइक ड्राई कोल्ड कैन बी मेल्टेड बाय। देखो आपको पता है कि किसी सब्सटेंस का सब्लिमेशन हो रहा है और आपको उसकी मेल्टिंग करानी है, तो पहले आपको सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट पता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस। फॉर्मेशन ऑफ वेपर विदाउट फॉर्मिंग लिक्विड, यानी वो सब्सटेंस वेपर स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड स्टेट में बिना रुके हुए, यानी कि लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो जा रहा है। इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर इमीडिएटली एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, तो वो सब्सटेंस हमारा सप्लाई कर जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दो तो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, तो उसकी बॉइलिंग वाला पार्ट रुक जाएगा, तो वो पहले लिक्विड स्टेट में आएगा, देन इट विल गो टू गैसियस स्टेट। तो आपको पता है कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशन लगती है, वेपर प्रेशर जो होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर पहले ही बहुत ज्यादा हो तो वो इमीडिएटली एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो बिना लिक्विड बने वेपर बन जाएगी। अब आप चाहते हो कि उसका लिक्विड बने, तो आप क्या करो, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दो। तो अगर आप जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इमीडिएट इक्वल नहीं होगा, तो बीच में लिक्विड स्टेट बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। Excuse me, sir. यस, next question number 25 is given the vapor pressure of a solid iodine is 0.2 mm mercury at 20 degrees Celsius and 90 mm of mercury at its melting point, which is 114 degrees Celsius. If iodine crystals are heated in a container, then it sublimes at a temperature. तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर सब्लाइम करेगा, तो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लिक्विड नहीं बनना चाहिए, सीधे सॉलिड से गैस फॉर्म बननी चाहिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ solid iodine is 0.2 mm of mercury at 20 degrees Celsius and 90 mm of mercury at its melting point 114 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब वो मेल्ट करने से पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि अगर मेल्ट कर जाएगा तब तो लिक्विड स्टेट मिलेगी। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि आपको लिक्विड स्टेट नहीं मिलनी चाहिए, तभी उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन का मतलब समझते हैं ना, सब्लिमेशन मीन्स नो लिक्विड स्टेट इज ऑब्टेन्ड, नो लिक्विड स्टेट ऑब्टेन्ड। तो अगर हमें लिक्विड स्टेट मिल गई तो सब्लिमेशन बोलेंगे ही नहीं। अब लिक्विड स्टेट किस टेम्परेचर में मिलेगी, 114 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अगर 114 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो T इक्वल टू 114 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड मिलना था हमको। बट अगर T लेस देन 114 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वेपर बन जाए तो लिक्विड मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाएगा। तो सब्लिमेशन टेम्परेचर जो T होगा वो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से नीचे आएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट अचीव हुआ तब तो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड के बाद वेपर बनेगा। बट सब्लिमेशन हो रहा है इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट से सॉरी मतलब सब्लिमेशन हो रहा है इसका मतलब उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही उसको डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में पहुंचाएंगे हम उसको। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू।
तो इसमें आपको पता है, मैंने सबसे पहला स्टेट सिखाया था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मस्ट बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी एंथैल्पी बोला, एंट्रोपी का क्वेश्चन है तो एंट्रोपी से लिखो। तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन जो होगा वो क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू होगी। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो है वो सॉलिड से लिक्विड है। ये कन्वर्जन आपका सॉलिड टू वेपर है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज होगी। ये चेंज आपका लिक्विड टू वेपर है, तो इस केस में एंट्रोपी चेंज इससे कम होगी, बट फ्यूजन वाले से ज्यादा होगी क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट है। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज होने में एंट्रोपी का चेंज कम होगा, लिक्विड से वेपर चेंज होने में एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी, और सॉलिड से वेपर जाने में सबसे ज्यादा चेंज होगी, तो एंट्रोपी चेंज का ऑर्डर ये बनेगा। अब उसने पूछा विच इज नॉट ट्रू, तो सब्लिमेशन वेपराइजेशन से ज्यादा होगा, करेक्ट है। सब्लिमेशन जो है वो वेपराइजेशन से ज्यादा होगा, करेक्ट है। सब्लिमेशन फ्यूजन से भी ज्यादा होगा, ये भी करेक्ट है। सब्लिमेशन वाली फ्यूजन के इक्वल होगी, ये इनकरेक्ट हो गया। और वेपराइजेशन फ्यूजन से ज्यादा होगा, ये भी करेक्ट है। तो मैंने ऑप्शन जो लिखे हुए हैं तो इसके हिसाब से इसका आंसर सी बन जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी और चेंज ऑफ सब्लिमेशन फ्यूजन के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब्लिमेशन में एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा हमेशा, वेपराइजेशन से भी फ्यूजन से भी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। 27th क्वेश्चन में देखो आपसे स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन पूछी गई है। तो आपको पता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे डिसाइड करते हैं, डेल्टा जी से। डेल्टा जी लेस देन 0 की कंडीशन को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। अब एक एक करके चेक करना शुरू करो। सबसे पहली रिएक्शन 2N2O गिव्स N2 + O2 है, प्लस हीट है। प्लस हीट का मतलब इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, तो ऑप्शन ए में डेल्टा एच नेगेटिव है प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव है इसकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक। दूसरा अगर ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट साइड में अपने पास 2 मोल गैस है, प्रोडक्ट साइड में 3 मोल गैस है, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब उसका एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 मोल गैस अगर 3 मोल गैस में कन्वर्ट होगी तो रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, इट सिंपली मींस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। अब देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इससे सर्टेनली पता चल गया, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है। उसमें डेल्टा एच का टर्म नेगेटिव है, उसमें डेल्टा एच का टर्म नेगेटिव है और डेल्टा एच का टर्म पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव बनेगी। ऑलवेज डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, तो ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब ऑप्शन एस बन जाएगा इसके लिए। समझ आई बात, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। दूसरे पार्ट में देखो, वाटर गैसेस को हमने वाटर लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो सर्टेनली एंट्रोपी इसकी डिक्रीज करेगी, या बेटर टू से एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि गैस की एंट्रोपी ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू लिक्विड। रैंडमनेस गैस में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, तो अगर हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। दूसरा, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन, दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज भी होगी, दोनों टर्म नेगेटिव हो गए। अब दोनों टर्म नेगेटिव हो गए तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस लाना है तो मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन टी डेल्टा एच होना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब टेम्परेचर लो हो गया, ये स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर हो गया। मैंने आपको जो स्पॉन्टेनिटी की टेबल बनाई थी उसको बस ध्यान से देख लो तो फटाफट सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, समझ आ रही बात। सिमिलरली अगर हम इसका सी पार्ट चेक करेंगे तो सी पार्ट में भी देखो सेम टेक्निक लगा रहे हैं हम लोग। सी पार्ट में देखो हमारे पास अमोनिया प्लस हीट गैस N2 + O2 है, तो इसका प्रोसेस का डेल्टा एच क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो रिएक्शन कैसे हो गई, एंडोथर्मिक। रिएक्शन है अब्सॉर्बिंग हीट एंड प्रोसीडिंग फर्दर, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और 2 मोल गैस से 3 मोल गैस बन रहा है, तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस बनेगा,
जब टी डेल्टा एस की मॉड वैल्यू, तो उसकी स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करेंगे? ये स्पॉन्टेनियस होगा, मॉड वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस ग्रेटर देन मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आना चाहिए, तब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और लास्ट ऑप्शन में देखो, ओजोन प्लस हीट गैस O3 है, तो डी ऑप्शन में चेक करोगे तो प्लस हीट है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। और 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रहा है, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। दोनों प्रोसेस नॉन फेवरेबल है, तो उससे डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। So this process becomes always non-spontaneous। तो जो मैंने आपको टेबल सिखाई थी पढ़ाते टाइम, बस उसी को फटाफट देखते जाओ, 90% सवाल इसी प्रोसेस से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 is given for a spontaneous process डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव, डेल्टा सर, अच्छा डेल्टा के बारे में आपको कमेंट करना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है, और हमारे डेल्टा जी का रिलेशन होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये वैल्यू नेगेटिव लानी होती है, इसका मतलब टी डेल्टा एस टोटल, जो डेल्टा एस टोटल होगा वो पॉजिटिव लाना पड़ता है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है हमेशा। ठीक है, तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो कंडीशन आएगी वो आएगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन ए के लिए जो मैच करेगा दैट इज आर। इसके बाद एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी 0 होती है, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 0 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस या फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका तो आपने पिछला लेक्चर देखा नहीं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आप आईटी पेपर ध्यान से देखोगे तो मतलब एवरी सेकंड क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट रखता है। तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल तीनों वैल्यू 0 होती है। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो पिछले लेक्चर में, आप इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो लेक्चर बहुत ध्यान से कर लो। एडवांस लेवल सवाल सॉल्व करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ही होगी आपको हमेशा। अगले केस में लिखा है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होता है। अगला स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होगा। ओके, तो इसका अगला पार्ट अगर लिखेंगे, फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो हमेशा 0 आएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा 0 आएगा, बट डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव चाहिए होता है आपको। तो कंडीशन है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग पॉजिटिव चाहिए, तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव चाहिए, तो डेल्टा एस सिस्टम भी पॉजिटिव होगा। तो सी वाले का आंसर हो जाएगा पी एंड आर। सी वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो जाएगा पी एंड आर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट ये पी एंड आर। इसका लास्ट पार्ट में लिखा है कन्वर्जन ऑफ हाफ मोल ऑफ H2 टू H। तो हाफ मोल H2 को अगर H में ले जाएंगे तो देखो इसमें आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, इन दिस प्रोसेस हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा एस पॉजिटिव, और मॉलिक्यूल जो है वो करस्पॉन्डिंग एटम में एक हाफ मोल गैसियस जो है वो 1 मोल गैसियस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है,
हाफ मोल गैसेस जो है वो 1 मोल गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी राइज करेगी। तो डेल्टा एस सिस्टम इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है ये क्लियर नहीं है आपको, तो इसलिए डेल्टा एस सिस्टम का सराउंडिंग पे कुछ भी कमिट नहीं कर पाएंगे, तो उसका डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस पार्ट का आंसर पी लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 is given an isolated gas chamber of an ideal gas is expelled through a pinhole into vacuum। ये भी देखो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्यू जीरो होता है और एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है, तो पी एक्सटर्नल भी इसका जीरो है, तो उसका मतलब वर्क डन जीरो आ जाएगा। और अगर क्यू और डब्ल्यू दोनों जीरो है तो उसका मतलब डेल्टा यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा यू जीरो आ जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है तो डेल्टा सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी तो राइज करेंगे गैस की एक्सपेंशन से। लेकिन डेल्टा एस टोटल जीरो होगा क्योंकि क्यू जीरो है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग इज क्यू बाई टी, क्यू जीरो है तो बाई टी कुछ भी हो तो जीरो ही आएगा। तो अब डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो है, तो डेल्टा एस टोटल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। पहले मैंने सारी वैल्यूज लिख दी, अब चेक कर लो। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है डेल्टा यू क्या होगा, उसका आंसर हो गया जीरो। ठीक है, ए पार्ट का आंसर हो गया पी, आंसर लिखता चलता हूँ। क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो वो भी जीरो, तो बी पार्ट का भी आंसर बी। सी पार्ट लिखेंगे डब्ल्यू तो वो भी जीरो, तो उसका आंसर भी बी। डी पार्ट में डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिखा गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका आंसर क्यू हो जाएगा। पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी है तो आपको फटाफट समझ आएगा। अभी ऐसा ही सवाल जे एडवांस में आया हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, जे एडवांस वाले एक सही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी देखो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस चेक करनी है फिर से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो पहले ही क्वेश्चन देखिए, Br2 लिक्विड से Br2 गैसेस बना रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में Br2 लिक्विड से गैसेस बना रहे हैं, तो उसका मतलब उसमें एंट्रोपी राइज करेगी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया इस प्रोसेस से। और लिक्विड से गैस बनाएंगे तो हीट करके बनाएंगे, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की कंडीशन लगाएंगे। उस प्रोसेस की एंट्रोपी पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, और इसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है आपको। तो स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होगा। ये टर्म आपका पॉजिटिव दिया हुआ है और ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो अगर टी डेल्टा एस की मॉड वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगी तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव लाना पड़ेगा आपको। अगर ये वाला टर्म हायर होगा टी डेल्टा एस, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी बनेगी, नेगेटिव। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो डेल्टा जी लेस देन जीरो आएगा, तब ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे। सो मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, तो इसका आंसर बना पी क्यू एंड टी। स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव, और डेल्टा यू भी पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में कोई अंतर नहीं होता। तो कैन सी बी डेल्टा टी, कैन सी बी डेल्टा टी, तो वैल्यू का डिफरेंस होगा, साइन नहीं चेंज होता, साइन विल बी सेम, तो डेल्टा टी के साइन से डिसाइड होगा। राइट, चलो दूसरे वाले प्रोसेस में लिखा हुआ है एट वाटर गैसेस टू वाटर लिक्विड। अब देखो वाटर गैसेस को वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप। अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन शायद किया था मैंने, पिछले वाले पार्ट में भी था। तो गैस से अगर लिक्विड बना रहे हैं तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, इस प्रोसेस की एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, और नेट प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। एंट्रोपी डिक्रीज करेगी और एनर्जी रिलीज होगी, यानी डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे तो लेस स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं, तो उसका आंसर एस हो जाएगा।
देखिए ध्यान से, एस वाले ऑप्शन में उल्टी बात लिख दी गई, लेस स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर मतलब मोर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, वही इसका इंटरप्रिटेशन। समझ गए ना? अगर ये दोनों कंडीशन आएगी डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये कंडीशन कब आती है? मे बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। कंडीशन देखिएगा टेबल में मैंने लिखवाई हुई है, मोर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, मोर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ठीक, इसके बाद तीसरे पार्ट में देखो तो ये कंबशन है, C2H4 का कंबशन दे रखा है हमने। यू नो ऑल कंबशन प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक, ऑल कंबशन प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया। अब एंट्रोपी चेक करोगे तो 4 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रही है, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ गैसेस मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी, यानी डेल्टा एच नेगेटिव। ये केस बना डेल्टा एच नेगेटिव, यानी जस्ट लाइक ऑप्शन बी। बी वाले ऑप्शन रहेगा डेल्टा एच नेगेटिव, ये भी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर आएगा, यानी इसके लिए भी आंसर एस लिख देंगे। नाउ द लास्ट पार्ट डी। बी पार्ट में देखो डेल्टा एच तो नेगेटिव दे रखा है वो क्वेश्चन में, और दूसरे पार्ट में देखो तो H2O2 एक्वस फॉर्म से ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म बन रही है। तो एक सब्सटेंस जो था वो लिक्विड फॉर्म में था या सॉल्यूशन फॉर्म में था और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे उसकी एंट्रोपी राइज करेगी। तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये आपका केस ए की तरह, सॉरी केस ए की तरह नहीं हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इस केस में ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होगी, क्योंकि इसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इस केस में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच की कंडीशन बनेगी। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इस केस में डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव आ गया, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस हुआ। अच्छा, अब जो सब्सटेंस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है वो मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर तो हो गई डिफॉल्ट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू एंड आर। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को लेके चेंज हो सकता है, आईआईटी वाले हो सकता है आपको थोड़ी लिबर्टी दे दें, अगर इसका आंसर कोई क्यू एंड आर भी लिखेगा तो भी उसको सही कर दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है वो डेफिनेटली मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर भी आ जाएगा, क्योंकि टी और बढ़ाओगे तो माइनस टी डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव बनेगा, तो डेल्टा जी और ज्यादा नेगेटिव होगा, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो उसका आंसर हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं या केवल क्यू आर भी लिख सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर राइटिंग ऑलवेज स्पॉन्टेनियस तो फिर टेम्परेचर के साथ ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? So in question number 35 is given a thermodynamic process means change in at least one of the state variable of the system. तो देखो कोई भी प्रोसेस तभी वर्कआउट करेगा जब उसका कोई ना कोई एक वेरिएबल चेंज हो जाए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो एक पॉइंट होगा प्रोसेस हो गई, क्योंकि अगर उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करना है तो देयर मस्ट बी सम चेंज, बिना चेंज के प्रोसेस आगे मूव ही नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय any change of matter or energy between the system and surrounding for an open system. Process is accompanied by the exchange of matter and energy between the system and surrounding and for open system. ये भी सही है, open system के लिए मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंजेस अलाउड है। क्लोज सिस्टम में आपका मैटर एक्सचेंज बंद हो जाता है और आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज भी बंद हो जाता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और उसका मतलब बोथ स्टेटमेंट करेक्ट लिख सकते हैं, ऑल्दो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हो आप, क्योंकि कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा तो उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल चेंज होना पड़ेगा, तो वही चीज नीचे देखो ओपन सिस्टम के बारे में लिखी है, तो पार्शियल स्टेटमेंट है, मतलब क्योंकि उसने ओपन सिस्टम लिख दिया है तो वो एक तरह के सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, जबकि ऊपर जो बात लिखी है वो तीनों तरह के सिस्टम्स के जनरलाइज करके लिखी गई है। तो नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट का ओपन सिस्टम के लिए तो एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इट डिपेंड्स कि मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, या आंसर पे भी दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसका आंसर ए या बी में से कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर ओपन सिस्टम के लिए ऊपर वाले सिस्टम को चेक करोगे तो वो करेक्ट लिखा हुआ है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सारे सिस्टम के लिए जनरलाइज करके पढ़ोगे तो नीचे वाला स्टेटमेंट केवल ओपन सिस्टम के लिए लिखा और ऊपर वाला सिस्टम जनरलाइज करके लिखा हुआ है,
तो उसका आंसर बी भी लिखा जा सकता है। अगर यही कंफ्यूजन है तो सही कर लीजिए, ठीक है। अगर बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे ओपन सिस्टम कर लीजिए, तो उसका आंसर एकदम ये हो जाएगा। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस मीन चेंज इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। चलो लिखा, ऐसे ही लिखा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, या नीचे वाले से, ठीक है, मतलब इसका आंसर बी कर लो, या तो जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका आंसर बी कर लो, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट ही मानेंगे। करेक्ट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक पार्ट तो एक्सप्लेनेशन है, अगर हम ओपन सिस्टम के लिए इस बात को समझे तो एक्सप्लेनेशन है, सारे सिस्टम के लिए देखेंगे तो उसके बारे में कुछ कमिटमेंट ही नहीं है नीचे वाले स्टेटमेंट में, तो दैट वी कैन लीव आल्सो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इट्स गिवन heat absorbed in a reaction at constant temperature and constant volume is equal to delta G. Heat absorbed in a reaction at constant temperature and constant volume is minus delta G. तो देखो हमारा रिलेशन होता है dg is equal to v dp minus s dt, ये रिलेशन होता है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे तो tt वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में डेल्टा टी का टर्म जीरो हो जाएगा, या dt टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टर्म बन जाएगा dg इज इक्वल टू वी डी पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है वहाँ पे। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी आ जाएगा। तो हीट एब्सॉर्ब इन द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कांस्टेंट, या और एक तरीके से अगर चाहे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो हो जाएगा, और जो हीट लिखेंगे वो वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, डेल्टा यू के, ऐसे समझो। तो अगर हीट एब्सॉर्ब लिखेंगे तो डेल्टा यू के इक्वल आएगा, डेल्टा जी के माइनस डेल्टा जी के इक्वल नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यू वी डेल्टा पी बन रही है, जिसको हम डेल्टा यू नहीं लिख सकते, ठीक है। अगले टर्म में लिखा है डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो उसका आंसर फर्स्ट रॉन्ग सेकंड करेक्ट, मतलब आंसर इसका डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, ओके। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। In 40th question is given the heat absorbed during the isothermal expansion of an ideal gas against vacuum is 0. Heat absorbed during a isothermal expansion of an ideal gas against vacuum is 0. तो देखो अगर वैक्यूम है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा। अगर हम वैक्यूम ले रहे हैं, सॉरी बाय फॉल्ट, अगर हम वैक्यूम ले रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो जीरो लेके चलेंगे, तो उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन जीरो हो जाएगा तो Q इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अगर लेंगे तो डेल्टा यू जीरो आ जाएगा, तो उसका मतलब Q जीरो आ जाएगा। So the heat absorbed during the isothermal expansion of an ideal gas against vacuum is zero, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इसका आंसर भी लिखेंगे। नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए था। इस प्रोसेस में वर्क डन जीरो आएगा, इंटरनल जीरो आएगा, इसलिए Q जीरो, ठीक है।